कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक है, अच्छे हैं, मस्त स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। तो साथियों, आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो होने वाली है पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर कि कौन-कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं, इनके समाधान किस प्रकार किए जा सकते हैं, इनसे क्या-क्या मतलब प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार ये अपने को प्रभावित कर रहे हैं और इनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। तमाम मुद्दों की आज की क्लास में चर्चा करेंगे। या प्रदूषण क्या है, प्रदूषण क्या होते हैं, प्राथमिक प्रदूषण कौन सा होता है, द्वितीयक कौन सा होता है, सब चीजों को बिल्कुल क्लियरली कर लेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कॉपी पेन आप ले लीजिएगा और नोट्स साथ-साथ बनाते चलिएगा। करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू। देखिएगा, सबसे पहली बात आती है पर्यावरणीय मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहली बात ये है कि प्रदूषण एक शब्द आता है, ठीक है। अब प्रदूषण क्या है, एक आता है प्रदूषक, वो क्या है। तो प्रदूषण का मतलब क्या है, पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन क्या है, प्रदूषण। प्रदूषण का मतलब ऐसे अवांछनीय तत्व है जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो ही प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। यानी यहां आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में लिखा गया है कि पर्यावरण में होने वाला जो अवांछनीय परिवर्तन है, जिसे नहीं चाहते अपन, वो परिवर्तन जिससे जीवन और जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहेंगे, प्रदूषण कहेंगे। पर्यावरण में होने वाला वो अवांछनीय परिवर्तन जो हम नहीं चाहते और जिससे जीव तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, उसे अपन क्या कहेंगे, प्रदूषण कहेंगे। मुझे तो पता है, हमें इसलिए तो बता रहा हूं, नॉर्मल चीज है, लेकिन कई बार नहीं पता होता। उसके बाद दूसरी बात आती है प्रदूषक। अब ये अवांछनीय परिवर्तन क्यों हुआ भाई, मैंने कहा प्रदूषण क्या है, पर्यावरण में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीव और जीव तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। लेकिन अब बात यह है कि यह अवांछनीय परिवर्तन हुआ क्यों, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह रही होगी ना। जी हां, बिल्कुल इसके पीछे वजह रही, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन की स्थिति में ये जो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ और इस नकारात्मक प्रभाव को उत्पन्न करने वाले पदार्थ या ऊर्जा का कोई भी स्वरूप, ये क्या कहलाएगा, ये प्रदूषक कहलाएगा। क्या कहा, ये नकारात्मक प्रभाव पड़ा, इस नकारात्मक प्रभाव के लिए जिम्मेवार कोई भी पदार्थ है, चाहे वो कोई भी एनर्जी रिसोर्स है, उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन प्रदूषक कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रदूषक कहेंगे। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं, एक प्राकृतिक प्रदूषक और एक मानव जनित प्रदूषक। यानी प्रकृति भी अपने आप के अंदर प्रदूषक पैदा करती है, लेकिन ये प्राकृतिक प्रदूषक ये क्या होते हैं, ये ज्यादा प्रभावित नहीं करते, ये अपन कह सकते हैं ज्यादा प्रभावित नहीं करते, ज्यादा प्रभावित नहीं करते। प्राकृतिक प्रदूषक जैसे ज्वालामुखी के दौरान गैसें निकले, वो प्रदूषण का काम करेंगे, लेकिन वो ज्यादा प्रभाव नहीं डाल रही है, वो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डाल रही है। जैसे महासागरों से जैसे मान लो कि कई बार ऐसी स्थितियां बन जाएगी प्रदूषक पैदा हो जाए, लेकिन वो ज्यादा प्रभाव नहीं डालते, ये ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। ये प्रकृति अपने आप ही संतुलन बना लेती है, इनसे प्रकृति को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है किससे, मानव जनित प्रदूषक से, ये प्रभावित करते हैं। भाई प्रकृति ने खुद ने अपने प्रदूषक पैदा किए और उसको तो वो एडजस्ट कर लेगी, लेकिन जो मानव जनित प्रदूषक हैं उनसे प्रकृति कैसे निपट पाएगी, उनसे प्रकृति नहीं निपट सकती। समझ रहे मेरी बात को? यानी प्राकृतिक जो प्रदूषक हैं वो ज्यादा प्रभावित नहीं करते, मानव जनित जो प्रदूषक हैं वो ज्यादा प्रभावित करेंगे। अब जैसे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगी, फिर आपका वर्ष का जल आएगा, फिर वो अम्ल बन जाएगा, लेकिन वो ज्यादा प्रभावित नहीं है। कब तक, अम्ल वर्षा कब तक ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, तब तक नीचे वाली सल्फर डाइऑक्साइड नहीं चली जाती। यानी जो वाहनों से धुआं निकलेगा ये जाकर फिर ज्यादा उस पीएच मान को कम कर देगा और वो हमारे लिए नुकसानदायक है। प्रकृति अपनी तरफ से अगर मान लो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है, वो प्रक्रियाओं से नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलने के बाद में जल का पीएच मान उसके कारण थोड़ा कम हुआ, वो धरती पे आया, ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन अपनी तरफ से अगर वो जाएगा ना धरातल से, वो अपने को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब ओजोन प्राकृतिक रूप से है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्षोभ मंडल में भी है, समताप में भी है। समताप वाली ओजोन है वो किस प्रकार से सहायक है, अच्छी ओजोन है। क्षोभ मंडल वाली ओजोन बुरी ओजोन है, लेकिन वो बुरी होकर भी इतनी बुरी नहीं है, प्रकृति ने अपना संतुलन बना रखा है। लेकिन उस समताप मंडल की ओजोन एक तो प्राकृतिक क्रिया से विघटित हो फिर जनरेट हो जाएगी, फिर विघटित होगी, फिर जनरेट हो जाएगी, लेकिन मानव जनित अगर किसी समस्या से या मानव जनित किसी गैसीय कारकों से अब वो अगर वहां विघटित होती है तो वापस से जनरेट नहीं होगी फिर, क्योंकि प्रकृति को अपना सिस्टम बनाती रहेगी। तो प्राकृतिक प्रदूषक है, नुकसानदायक नहीं होते हैं, ये प्रभावित नहीं करते हैं, जबकि मानव जनित प्रदूषक है ये प्रभावित करते हैं। और इनके उदाहरण तो क्या देने, मानव जनित प्रदूषक प्रदूषक है। इसके बाद देखिए अवस्था के आधार पर तीन भाग हो सकते हैं प्रदूषकों के। तीन भाग कौन से हो सकते हैं देख लीजिएगा, तीन भाग हो सकते हैं। एक होता है ठोस कणिकीय प्रदूषक, जैसे कि धूलकण एरोसोल है, जैसे कि पारा है, सीसा है, एस्बेस्टोस, ये ठोस है, ये अवस्था के आधार पर। तरल के अंदर जैसे अमोनिया है, यूरिया नाइट्रेट युक्त जल है, ये यूरिया नहीं है, यूरिया युक्त जल, ये नाइट्रेट नहीं है, नाइट्रेट युक्त जल, ये अमोनिया नहीं है, अमोनिया युक्त जल। ये अब बात आती है गैसीय प्रदूषक की, जैसे SO2 है, CO है, NO2 है, CFC है आदि गैसीय प्रदूषक हो सकते हैं। कहने का मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि अवस्था के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, अवस्था के आधार पर प्रदूषक तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कौन कौन से, ठोस कणिकीय प्रदूषक, धूलकण, पारा, सीसा, एस्बेस्टोस। उसके बाद तरल प्रदूषक अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट युक्त जल आदि। गैसीय प्रदूषक SO2, CO, NO2, CFC, ये अवस्था के आधार पर ठोस है, तरल है, गैस है। अब इसके बाद इनको लिखते चलिए आप साथ साथ ना, फिर बना के चलें। अब बात आती है स्वरूप के आधार पर, ये दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं। एक प्राथमिक प्रदूषक होता है, प्राथमिक और द्वितीयक में छोटा सा फर्क है। क्या, प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक हैं जो प्रकृति में अपने मूल रूप में रहकर ही नुकसान पहुंचा दें, वो प्राथमिक है। और द्वितीयक प्रदूषक वो प्रदूषक हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों से अंतःक्रिया करें और फिर नुकसान पहुंचाएं। जब तक वो प्राथमिक प्रदूषकों से अंतःक्रिया नहीं करेंगे तब तक वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जैसे उन्होंने अंतःक्रिया के नुकसान पहुंचे। यानी आप यूं समझ लो दो प्रकार के केमिस्ट हैं। प्राथमिक तो वो है जो खुद अपना दम रखते हैं खिला देने का, और द्वितीयक वो है जो खुद तो कुछ नहीं कर सकते अकेले, लेकिन जब उन्हें प्राथमिक वालों का सपोर्ट मिल जाए, हाँ मैं देख लूंगा, तब वो बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे ही अपनी प्रकृति में प्रदूषक है। कितने प्रकार के, प्राथमिक प्रदूषक जो अपनी खुद की उपस्थिति का एहसास करवा दें कि हाँ मैं हूं और मैं हिला के रख दूंगा, वो प्राथमिक है। जैसे कि CO है, CO2 है, प्लास्टिक है, DDT है, SO4, SO2, CH4, ये सारे प्राथमिक प्रदूषक हैं। आगे और भी चर्चा करेंगे। और द्वितीयक प्रदूषक सिर्फ डेफिनेशन समझने एक बात कि जो प्राथमिक प्रदूषकों की अंतःक्रिया से निर्मित हो वो द्वितीयक है, जैसे कि ओजोन है, अमोनिया है आदि आदि, जो भी ये द्वितीयक। प्राथमिक जो प्रकृति में सीधे डेफिनेशन आ जाती है बात कि प्राथमिक प्रदूषक कौन से हैं, आपका जवाब क्या बनेगा, प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक हैं जो प्रकृति में अपने मूल रूप में, कैसे रूप में, अपने मूल रूप में रहकर क्या करें, प्रदूषण करें, वो प्राथमिक प्रदूषक हैं। जबकि वे प्रदूषक है जो क्या करें, जो प्राथमिक से अंतःक्रिया करें और उसके बाद प्रकृति को प्रभावित करें, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे द्वितीयक। क्या कहलाएंगे, द्वितीयक। इसके बाद देखिएगा समाप्ति के आधार पर दो हैं, जैव निम्नीकरण प्रदूषक। ये कौन से होते हैं, ये सूक्ष्म
जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित किए जा सकते हैं। ये क्या किए जा सकते हैं? जो सूक्ष्म जैविक क्रियाएं हैं उनके द्वारा विघटित किए जा सकते हैं। जैसे अपन बात करें घरेलू कचरा है, घरेलू कचरा है, जैसे मलमूत्र है, यानी ये ऐसे प्रदूषक हैं जो जैव निम्नीकरण है, यानी जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित हो जाए। प्रकृति में पड़ा घरेलू कचरा सड़ गल के खत्म फिर खत्म हो जाए, मलमूत्र है ये बिल्कुल मिट्टी में मिल जाए। लेकिन जैव अनिम्नीकरण बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है भाई साहब। ये प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन सा प्रदूषक जैव निम्नीकरण है और कौन सा जैव अनिम्नीकरण? जैव निम्नीकरण समझ गए, यानी जो पेड़ों के द्वारा मिला दिए जाते हैं मिट्टी में, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। उसके बाद घरेलू कचरा ये ऐसा ही है, मलमूत्र ये ऐसा ही है। अब गाय है भैंस है गोबर कर दिया, 2 दिन बाद में देखोगे मिट्टी में मिला मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैव निम्नीकरण है। घरेलू कचरा अपन देखते हैं, सब्जी जो भी होता है छोटा मोटा कचरा मिट्टी में मिल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैव अनिम्नीकरण ये सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा अपघटित नहीं होंगे। प्लास्टिक है, 10 साल बाद में भी आपको दबावा मिल जाएगा, क्या बिगड़ना उसका, गल जाएगा टूट जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। भारी धातु है, इसका कुछ नहीं बिगड़ना। रेडियो सक्रिय तत्वों का कुछ नहीं बिगड़ना, ये अपघटित नहीं होते। सीसा, डीडीटी, तो इनको कौन से प्रदूषक की श्रेणी में रखा जाएगा? इनको जैव अनिम्नीकरण। चलो बताइए, स्वरूप के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से हैं? प्राथमिक, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से हैं और अपना काम खुद कर रहे हैं, अपना प्रभाव उनका, वो प्राथमिक हैं। जबकि द्वितीयक कौन से हैं? ये प्राथमिक से अंतःक्रिया करेंगे। द्वितीयक कौन से हैं? जो प्राथमिक से अंतःक्रिया करेंगे वो द्वितीयक प्रदूषक हैं। आगे बात करें समाप्ति के आधार पर 2 प्रकार के, जैसे जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है, उसके बाद नंबर 2 पे जैव अनिम्नीकरणीय है, ये सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के द्वारा अपघटित नहीं होंगे, जैसे प्लास्टिक, भारी धातु है, रेडियो सक्रिय तत्व है, सीसा है, डीडीटी है। जबकि जैव निम्नीकरण घरेलू कचरा, मलमूत्र वगैरह ये अपघटित हो जाते हैं। चलो ठीक। इसके बाद बात आती है प्रदूषक। अप्राकृतिक प्रदूषक कौन से हैं और मानव जनित प्रदूषक कौन से हैं, इनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक बार के लिए आप इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे चलें। शाबाश। हाँ जी, चलें। अब देखिएगा, अभी अपने बात की प्रदूषक 2 प्रकार के, प्राथमिक, प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक मैंने बताया कि ज्वालामुखी वगैरह आदि क्रियाओं से प्रकृति में मिश्रित होते हैं, प्राकृतिक है। मानव जनित तो कहना है। अब इनमें बात आती है प्राथमिक प्रदूषक, समझना बड़ी बात, अच्छे ढंग से क्या। प्राथमिक ये प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं, सीधे वायु चलेगा। और अपने मूल स्वरूप में, अपने प्राथमिक प्रदूषक कौन से होंगे? ये अपने मूल स्वरूप में रहकर, मूल स्वरूप में रहकर क्या करेंगे भैया? मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण करेंगे। इनको किसी का साथ नहीं चाहिए, इनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये खुद ही सक्षम है इस काम में, ये प्रदूषण कहलाते हैं। जैसे चाहे वो ईंधन दहन से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता हो, चाहे वो नाइट्रोजन ऑक्साइड पहुंचता हो वायु में, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचता हो, चाहे पर कहें CO है, NO है, SO2 NO2 CO2 NH3 अमोनिया हो, वोलेटाइल ऑर्गेनिक हो, कंपाउंड हो, कणिक के पदार्थ हो, ये सारे के सारे हैं, ये कैसे प्रदूषक हैं? ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। ये कैसे प्रदूषक हैं? प्राथमिक प्रदूषक। इसके बाद बात है द्वितीयक प्रदूषक कौन से हैं? द्वितीयक प्रदूषक वो हैं जिन्होंने प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है द्वितीयक प्रदूषक। जैसे उदाहरण के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ड्राई नहीं है, ट्राई ट्राई सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 आ गया ना, ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड। ये किस चीज का परिणाम है? SO3 कहां से आया यहां? यानी सल्फर ऑक्साइड था, उसमें क्या मिला? ऑक्सीजन मिल गया, हो गया। सल्फर ऑक्साइड में ऑक्सीजन मिला और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का एक मिला, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल बन गया, जल मिल गया, मिल बन गया नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया, मिला यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल मिल गया। इसके बाद यहां सल्फ्यूरिक अम्ल बना, H2SO4 बना। ये कैसे बना? सल्फर डाइऑक्साइड था, इसमें क्या मिला? इसमें मिला H2O, H2O ही मिलता है, H2 मिलता है, H2O जो भी मिलता है साइंस की टर्म से थोड़ी सी। ये क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, बताऊंगा, लेकिन ये ऐसा है। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, ओजोन है ये बन गया, SCO3 है ये बन गया, कार्बनिक अम्ल। ये बने ना, ये वायुमंडल में जो पहले से मौजूद थे उनके सहयोग से बने, अपने मूल स्वरूप में इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनके सहयोग से बनके बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये प्रदूषक कैसे प्रदूषक कहलाएंगे? ये प्रदूषक कहलाएंगे भैया द्वितीयक प्रदूषक। कैसे प्रदूषक कहलाएंगे? प्राथमिक कौन से होते हैं? याद रख लेना, प्राथमिक जो अपने मूल स्वरूप में ही है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। उसके बाद में आपका क्या क्या बात के बने? CO, NO, SO2 NO2 CO NH3, ये 3 वाला यहाँ है, बाकी लगभग 3 4 वाले आएंगे, वो किधर आएंगे? वो आपका आ जाएंगे किधर बोलो? ये द्वितीयक प्रदूषक में। ये अमोनिया वाला प्राथमिक प्रदूषक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कणिक के पदार्थ। जबकि द्वितीयक में जो जुड़ जुड़ के बने, जो जुड़ जुड़ के बने, 2 तत्वों से बने, वो द्वितीयक। बस इतना याद रख लेना, लिखो फटाफट इनको, फिर आगे चलते हैं। शाबाश, लिख डालो। अब देखिएगा, आगे बात आती है प्रदूषक और उनके पड़ने वाले प्रभाव। कि वायुमंडल में जो प्रदूषक मौजूद हैं, उन प्रदूषकों से हमारी सेहत पर प्रभाव क्या पड़ता है? क्या कहा मैंने? वायुमंडल में जो प्रदूषक मौजूद हैं, उन प्रदूषकों से अपनी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर 1 यहां पे क्या बात आ रही है? CO, वायुमंडल में उपस्थित वायु प्रदूषकों का 50% जो भाग है, ये CO है। अब ये क्या होगा? इसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या होती है? 300 गुना अधिक हो जाती है, और इसकी थोड़ी सी मात्रा से भी सांस लेने में समस्या हो जाती है। CO क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। और वायुमंडल में जो वायु प्रदूषक है, इनमें 50% भाग इसका है। ये कैसे नुकसान पहुंचाती है? आप देखते हैं सिगरेट वगैरह जलाने से कई बार मौत हो जाती है, क्यों? ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और ये मोनोऑक्साइड क्यों होता है? ऐसा सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि ये सामान्य रूप से ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन अपने हीमोग्लोबिन में जाती है, मिलती है। ये ऑक्सीजन की अपेक्षा, अब देखना स्पीड कितनी तेज है इसकी, ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुना अधिक इसकी अपने ऑक्सीजन से संयोजन, सॉरी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता। और जब ये मानव शरीर में प्रवेश कर जाएगी तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, और सांस लेने में दिक्कत आएगी, पता क्या होगा? बस खत्म, खलास हो गए, बस ये बात। दूसरी बात CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य जो काम है, मुख्य जो प्रभाव है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वैश्विक तपन, ग्लोबल वार्मिंग, जो अभी पढ़ेंगे अपन अलग से, वैश्विक तपन, या फिर क्या काम है? ग्लोबल वार्मिंग।
वार्मिंग या जो ग्लोबल वार्मिंग है ये क्या है, किसका परिणाम है, ये CO2 का परिणाम है। और वर्तमान में जो वायुमंडल के अंदर CO2 है कितनी 400 ppm, जो पहले कभी 200 हुआ करती थी, 220 230 240 50 360 300 400 और ये बढ़ती जाती है। और इसका लगातार बढ़ना अपने लिए नुकसानदायक है, क्योंकि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, वैश्विक तापमान होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह का तापमान बढ़ेगा पूरे वैश्विक स्तर का बढ़ेगा, और जब पूरे वैश्विक स्तर का बढ़ेगा तो प्रभाव देख लो कहां तक पहुंचेगा, अपन भी तो इसी में रहता है, अपने तक भी पहुंचना है। इसके बाद बात आती है CH4 मीथेन, इसका मनुष्य पे डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन अपक्षय के लिए, नोट कर ले फटाफट से। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या कर रही है, मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा। कार्बन मोनोऑक्साइड हिमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या अधिक है, और इसकी अल्प मात्रा से भी सांस लेने में समस्या। CO2 की बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव है, वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग। CH4 की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव मनुष्य पे इसका सीधा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और बात करें अपन CFC की तो ये ओजोन अपक्षय के लिए उत्तरदायी गैस है। चलते हैं आगे, चलते हैं। अब बात आती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये जल के साथ जैसे ही मिलेगा वैसे ही क्या बना देगा, H2SO4, और H2SO4 बनाएगा तो वो किसके काम के लिए हो जाएगा तैयार, अम्ल वर्षा। और जब अम्ल वर्षा होगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, भवनों का संचारण होगा, धूम और कोहरे का निर्माण होगा। जैसे मैंने कहा इससे क्या होगा, अपन देख रहे हैं कि ताजमहल पर प्रभाव पड़ेगा इससे, ताजमहल भवन संचारण है ना, ताजमहल प्रभावित हो रहे इससे। इसी वर्षा से क्या होगा, झीलों में जीव न्यूनता, यानी झीलों के अंदर जीव कम होंगे। इसलिए तो इस वर्षा को क्या कहा जाता है, लेक किलर कहा जाता है। आगे बात करेंगे अपन अम्ल वर्षा की अलग समस्या की। क्यों कहते हैं उसे लेक किलर, इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वर्षा से झीलों के अंदर समस्या आ जाती है, झीलों की जो जैविक क्षमता है, जैविक उत्पादकता है वो कम हो जाती है। ताजमहल का जो संगमरमर है उसका पीला पड़ना किस चीज का परिणाम है, ये अम्ल वर्षा का। इसके लिए उत्तरदायी कौन, जब सल्फर डाइऑक्साइड जाएगा ये क्रिया करेगा जल से तो ये H2SO4 बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा तो वो अम्ल वर्षा करवाएगा, अम्ल वर्षा करवाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा, प्रदूषण का प्रभाव। इसी प्रकार NO2 की बात करें, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे मसूड़ों में सूजन का होना, रक्तस्राव होना, ऑक्सीजन की कमी का होना और कैंसर जैसी समस्याएं से आएगी। सीसे की बात करें अपन, ये तंत्रिका तंत्र को अपने प्रभावित करेगा, पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा, कैंसर का कारक बन जाएगा सीसा। उसके बाद बात करें अपन O3 ओजोन, ये समताप, अब देखना दो चीजें, समताप मंडल में भी ओजोन पाई जाती है, ये तो अल्ट्रावायलेट को रोकती है, लेकिन धरातल पर ये जो गैस है ये प्रदूषक का काम करती है। आंख, त्वचा, सांस पर प्रभाव, प्रतिरोधक क्षमता कम, यानी ओजोन क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। कौन से मंडल में, क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है, और ओजोन समताप मंडल में भी पाई जाती है। लेकिन प्यारे साथियों फर्क इतना है कि जो क्षोभ मंडल की ओजोन है, इस ओजोन को अपन क्या कह सकते हैं, ये बुरी ओजोन है या बुरा ओजोन है, ये लाभदायक नहीं है। जबकि समताप मंडल में पाया जाने वाला जो ओजोन है ये अच्छा ओजोन है। समताप मंडल का ओजोन कैसा है, अच्छा। क्यों अच्छा, क्योंकि हमारे लिए रक्षा का काम कर रहा है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आ रही है इनसे हमारी सुरक्षा कर रहा है, इसलिए अच्छा। जबकि क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाया जाता है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, वो बुरा ओजोन है। क्यों, उससे आंख की समस्या है, त्वचा की समस्या है, सांस लेने में प्रभाव है, मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होगी। इस कारण से कौन सा ओजोन से, तो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। समताप वाला ओजोन हमारे लिए काम कर रहा है। तो वही बात की कोई चीज कभी नुकसान कभी फायदा करती है, वो तो स्थान प्रधान होता है। स्थान प्रधान, जहां जिस स्थान पे जो चीज होगी वो नुकसान भी कर सकती है, फायदा भी कर सकती है। ठीक है, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, इनको लिख लीजिएगा फटाफट। हाइड्रोकार्बन है, इससे कैंसरकारी प्रभाव है वो पैदा होते हैं। ठीक है, लिखो बराबर लिखिएगा, फिर चलते हैं आगे, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। अब जैसे हमने बात की कि भोपाल गैस त्रासदी, अब वो कब हुई, ये तो एक पहला क्वेश्चन आ जाता है जो या 2-3 दिसंबर को हुई थी रात में। ये जो मेन तथ्य है ये है कि इसमें कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये इसकी मुख्य गैस थी, भोपाल गैस त्रासदी की। ठीक है, याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये भोपाल गैस त्रासदी की हुई कब थी, ये 1984 में हुई थी। इस प्रकार से वो गैस मिली वगैरह पता नहीं क्या प्रक्रिया रही, लेकिन बड़ी गैस त्रासदी थी, कई लोग काल कल्पित हुई इसके अंदर। दो चीजें याद रखनी जो कंपटीशन में आती है, पहली चीज क्या रखनी है कि हुई कब 1984 में, और दूसरी चीज क्या रखनी है कि ये त्रासदी इसमें गैस कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब एक आता है कि 1 अप्रैल 2020 को भारत ने BS6 को लागू किया। BS6 क्या है, ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं ये जो वाहन वगैरह जितने भी चल रहे हैं ये कम से कम BS6 लागू किया है। ये BS6 वाले आ रहे हैं ताकि प्रदूषण जो है वो कम से कम हो सके, यानी इस प्रकार का सिस्टम जिसमें प्रदूषण वगैरह कम हो सके, प्रदूषण मापक ही और क्या है। उसके बाद में सफर क्या, प्रश्न आ जाए सीधा सीधा कि सफर क्या है, तो आप कहेंगे सफर क्या है, बताइएगा सफर, बताओ सफर क्या है। सफर है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये है सफर। सफर की फुल फॉर्म बताइएगा, सफर की फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ, ऐसे सिस्टम ऑफ, अब ऐसे इतना सारा सेंटेंस है, एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये है सफर। तो सफर क्या है, सफर एक मोबाइल एप्लीकेशन है, और ये मोबाइल एप्लीकेशन किस काम के लिए है, वायु गुणवत्ता की जांच करने वाली पहली मोबाइल एप्लीकेशन सेवा जिसका नाम है सफर। सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि सफर क्या है, तो सफर वो सफर नहीं है, नाम देखो क्या दिया सफर क्या है, सिस्टम किसके लिए, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये है सफर। इसके बाद बात आती है तैयार किसने किया, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा तैयार किया गया। सफर एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा तैयार किया गया। सफर है क्या, ये मोबाइल एप्लीकेशन सेवा है, किसके लिए, वायु गुणवत्ता की निरंतर जांच करने के लिए। BS6 क्या है, ये एक BS6 अपने आप में कहें कि प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई रणनीति का एक हिस्सा है BS6, जिससे प्रदूषक हैं वो वाहन वगैरह कम से कम वायुमंडल में छोड़ें और जिससे अपनी प्रकृति को बचाया जा सके। बस यही बात है, तो क्या है। अब देखिएगा अगली बात कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ये तैयार किया गया 6 अप्रैल 2015। कब तैयार किया गया, 6 अप्रैल 2015। उसके बाद में 6 अप्रैल 2015 को ये लागू किया गया। फिर आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अस्वास्थ्यकर है, ठीक है, स्वास्थ्य का बहुत है, स्वास्थ्य करी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बहुत है स्वास्थ्यकर, इसको यहां से आप काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं। हाँ, अब देखिएगा एक तो होता है वायु गुणवत्ता सूचकांक, अगर इस सूचकांक में 0 से लेकर 50 तक आ रहा है तो अच्छा, ठीक ठाक, बढ़िया स्थिति। लेकिन 51 से लेकर 50 तक अगर ये
तो संतोषजनक है, सामान्य स्थिति है। लेकिन अगर 101 से 200 तक आ जाए तो ये सामान्य प्रदूषक प्रदूषक स्थिति, सामान्य प्रदूषण है। 101 से 150 तक ये जो सेंसिटिव समूह होते हैं उनके लिए अस्वास्थ्यकर हो सकता है, और 151 से लेकर 200 तक ये बहुत अस्वास्थ्यकर हो सकता है। लेकिन अगर 201 से 300 तक पहुंच जाए तो खराब, 300 से 400 तक पहुंच जाए बहुत खराब है, और 401 से 500 तक पहुंच जाए तो बहुत ही ज्यादा खराब। कई बार देखते हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 300 पार चला जाता है, और जब ये इतना पार चला जाएगा तो भाई साहब मर जाए, लेकिन जाता नहीं इतना, चला जाएगा। अपन इसे लगे रहते। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व के 98 देशों में बांग्लादेश 83.3 ppm के साथ विश्व में सबसे प्रदूषित देश है, देशों। लेकिन यहां बात शहरों की हो रही है, राजधानी शहरों के अंदर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। अब देख लो कर बताना, यानी विश्व एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 क्या कहती है? ये कहती है कि विश्व के 98 देशों में बांग्लादेश है ये विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। चलो ठीक बात है, लेकिन यहां बात है कि राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड शहरों में दिल्ली और इस राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मापदंड के अनुसार 12 प्रदूषक शामिल किए जाते हैं इसमें। यानी जो गुणवत्ता सूचकांक तैयार किया जाता है, विश्व की एयर क्वालिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसमें कितने प्रदूषक शामिल किए जाते हैं? इसमें 12 प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। कितने प्रदूषकों को? 12। तो फटाफट एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अच्छा चले, अब देखिएगा अगली बात आई जल प्रदूषण। सामान्य सी बात है कि जल प्रदूषण के स्रोत कितने हैं? जल प्रदूषण क्या है? तो वही बात आनी है, जल में उन्हें वांछनीय तत्वों का मिल जाना जो नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, जल प्रदूषण कहलाता है। अब यहां पर बात आ रही है बिंदु स्रोत प्रदूषण। ये क्या है? यानी ऐसे प्रदूषक जिनका एक निश्चित स्रोत है कि वहां से वो आते हैं, निश्चित स्रोत है जिनका, प्रदूषक जल के निश्चित स्रोत से आए वो बिंदु स्रोत है। अबिंदु स्रोत प्रदूषण, प्रदूषक किसी निश्चित क्षेत्र से नहीं विस्तृत क्षेत्र से आए, अटर बटर लटर बटर सभी से आगे गिर जाए, वो क्या है? अनिश्चित, अबिंदु। बिंदु स्रोत प्रदूषण, प्रदूषक जल के निश्चित स्रोत से आए, फिक्स है उधर से आने हैं वो बिंदु। अबिंदु यानी इधर से उधर से, इधर से इधर, कारखाने से इधर, रेलवे अपशिष्ट आ गया, इधर पशुओं का मलमूत्र आ गया, इधर से वो आ गया, यानी अबिंदु। जो विस्तृत क्षेत्र से आगे प्रदूषक जब मिले हैं तो उसे कहेंगे अबिंदु स्रोत प्रदूषण, और जब एक निश्चित स्रोत से है तो उसे कहेंगे बिंदु। अब जल प्रदूषण के कारण क्या है? प्राकृतिक भी हो सकता है, मानवीय भी हो सकता है। प्राकृतिक कारण जैसे जंगलों में जो जैविक कचरा पड़ा रहता है वो है प्राकृतिक कारण जल प्रदूषण का। अब ये कैसे है? जंगलों में जैविक कचरा होगा, बारिश आएगी, जल के साथ मिलेगा, समुद्र में झील में जाएगा तो प्रदूषण बनेगा। नंबर 2 पे खानों से निकले हुए खनिज। अब खनिज इनके अंदर भी बहुत सारी मतलब ऐसी मात्रा होती है जो जल प्रदूषित करती है। तो जैसे ही मतलब अपन कहें कि बारिश होगी, पानी के साथ जाएंगे तत्व ये सारे मिल जाएंगे। इसके बाद नंबर 3 पे आता है कुछ विषैले तत्व, जैसे कैडमियम है, पारा है, सीसा है, ये भी जल में मिलेंगे तो नुकसान पहुंचाए। और सल्फर उपापचय जीवाणु है, लोह जीवाणु है, विभिन्न कृमि, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता पदार्थ आदि। ये तो है नेचुरल, लेकिन ये प्रदूषक होकर भी कोई ज्यादा प्रकृति को प्रभावित नहीं करते हैं। प्राकृतिक है, प्रकृति अपना संतुलन बना लेती है। लेकिन भैया जी मानव जनित जो है वो लोचा पैदा करता है। कृषि स्रोत जैसे रासायनिक उर्वरक है, जैविक कचरा है, ये जल में मिलेगा, नुकसान पहुंचाएगा। रासायनिक उर्वरकों से जल प्रदूषित ही होना है। उसके बाद जैसे औद्योगिक स्रोत है, ये तो सबसे ज्यादा मतलब ये सबसे ज्यादा मतलब प्रभावित करता है। घरेलू स्रोत का जो कचरा है ये है, नाभि के विस्फोट है, नाभि के रिएक्टरों के अपशिष्ट को जल स्रोतों में निस्तारण करना, ये सारे के सारे क्या है? ये मानव जनित कारक है। प्रश्न आ सकता है निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कौन सा कारक है, कौन सा नहीं है? तो आप कह सकते हैं ये कारक है। जैसे कृषि स्रोत में रासायनिक उर्वरक, जैविक कचरा आदि चीजें, औद्योगिक स्रोत है, घरेलू स्रोत है, नाभि के विस्फोट और नाभि के रिएक्टर जो है इनके अपशिष्टों को जल स्रोत में निस्तारित करना। ठीक है, अब बात आती है तेल अधिप्लाव या तेल रिसाव की। ये क्या होता है? तेल अधिप्लाव या तेल रिसाव ये भी जल प्रदूषण का कारण। रिफाइनरियां हैं वो समुद्र तटों के सहारे भी होती हैं, उनसे तेल में, रिफाइनरी में जब तेल को शुद्ध किया जाएगा वो तेल का रिसाव होगा। ये तो होगा एक छोटा कारण। लेकिन जब बड़े बड़े जहाज जाते हैं तेल लेके दूसरे देशों से लेके जाते हैं तो तेल का रिसाव होता है। समुद्री पाइपलाइन है तेल की, उनसे तेल का रिसाव होता है। और वो तेल क्या करेगा? वो समुद्र का जो जल है उसको प्रदूषित करेगा। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? समुद्र के जल में तेल का प्रदूषण फैला देगा, फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रदूषण फैलाएगा उससे अपने को तो कोई नहीं लग रहा फर्क पड़ेगा, लेकिन जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, जो समुद्र का जैविक समुदाय है, जो सागरीय जैविक समुदाय है, जो सागरीय वनस्पतियां हैं, जो सागरीय पेड़ पौधे हैं, वो उससे प्रभावित होंगे। और वो प्रभावित होंगे तो निश्चित रूप से पूरा पारितंत्र प्रभावित होगा। यह है तेल अधिप्लाव। यानी तेल अधिप्लाव से स्थानीय उद्योग, ये तो तटीय क्षेत्रों की बात होगी, मैंने बताई, मानव स्वास्थ्य और जलीय पारितंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद जैसे आगे बढ़े कि मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या क्या पड़ेगा? हैजा किससे होगा? जल प्रदूषण से। पीलिया जल प्रदूषण, टाइफाइड, अतिसार, हेपेटाइटिस, किडनी, पाइलिया, चर्म रोग, दांतों का क्षय आदि किससे होते हैं? ये जल में मिले हुए अवांछनीय तत्वों से ही होते हैं। और मुझे लगता है यहां से एक प्रश्न आ सकता है, मुझे लगता है ना भी आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां से एक प्रश्न आ सकता है। जैसे बात करें पारा युक्त जल की, पारा युक्त जल से कौन सा रोग होता है? तो भैया आप कहेंगे पारा युक्त जल से होता है मीना माटा बीमारी। समझ सकते हैं मीना माटा रोग किससे होता है? पारा युक्त जल से होता है। और मीना माटा कन्वेंशन किससे समझ। नंबर 2 पे कैडमियम युक्त जल से, इससे क्या होगा? इससे इटाई इटाई रोग होगा। इटाई रोग किससे होगा? कैडमियम युक्त जल से होगा। पारा युक्त जल से कौन सा रोग हो रहा है? मीना माटा। पारा युक्त जल से कौन सा रोग हो रहा है? मीना माटा। जबकि कैडमियम युक्त जल से इटाई रोग, और सीसा युक्त जल से एनीमिया। सीसा युक्त जल से कौन सा रोग हो रहा है? एनीमिया हो रहा है। बात करें एस्बेस्टोस युक्त जल से, ये एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है, फेफड़ों का कैंसर। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, पहली बात तो ये बीमारी बेबी नाम आ गया नवजात शिशुओं में। ये क्यों होती है भैया? ये होती है नाइट्रेट आधिक्य जल से। जब जो छोटे बच्चे हैं उनके शरीर में नाइट्रेट आधिक्य जल की मात्रा पहुंच जाएगी तो जो रोग होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा, और बच्चा जीवित नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किस प्रदूषण का कारण है? परिणाम है ये बीमारी, ये जल प्रदूषण का है। लेकिन जल में कौन सा तत्व मिला या जल में कौन से अवांछनीय तत्वों का मिश्रण हुआ कि ब्लू बेबी सिंड्रोम हुआ? इसके लिए उत्तरदायी क्या था? नाइट्रेट आधिक्य जल था। फ्लोराइड युक्त जल से क्या होगा? फ्लोरोसिस रोग होगा, नीनोक सिंड्रोम होगा। अब देखते हैं कि दांत पीले रहते हैं लोगों के, क्यों? फ्लोरोसिस रोग है। पानी में जब फ्लोराइड की मात्रा होगी तो दांतों में पीलापन आ जाएगा, कितना मर्जी सेंसोडाइन करके देते रहो, कुछ नहीं होगा। हड्डियों में टेढ़ापन आ जाएगा, हड्डियों में बांकापन आ जाएगा, कमर बांकी हो जाएगी, इससे हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी, शरीर उबड़ जाएगा। अपन पढ़ते हैं रास्ता ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब फ्लोराइड की समस्या से युक्त क्षेत्र है, बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी, नागौर, वाला बेल्ट है, हॉर्न्स बेल्ट जिसे कहते हैं। तो वो समस्या किसके कारण आई? पानी में फ्लोराइड की समस्या। फ्लोराइड युक्त जल जल
उसके बाद आया आर्सेनिक युक्त जल से क्या होगा, ब्लैक फुट नामक चर्म रोग होगा। ब्लैक फुट क्या है, चर्म रोग है, किससे हो रहा है, आर्सेनिक जल से हो रहा है। इसके अलावा डायरिया है, हाइपरकेरेटोसिस है, पेरिफेरल न्यूरिटिस है, ये रोग भी होते हैं। मीना-माटा कन्वेंशन कब हुआ था, 2013 में हुआ था। ये इस पारा युक्त जल की समस्या से बचने के लिए हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, एक बार नोट कर लीजिएगा, फटाफट से रिपीट भी करवा देता हूं मैं। पारा युक्त जल से मिनी-माटा, पारा पारा मिनी-माटा, पारा मिनी-माटा, पारा मिनी-माटा, कैडमियम इटाई, कैडमियम है तो इटाई इटाई, इटाई इटाई कैडमियम, इटाई इटाई कैडमियम, मीना मीना पारा, मीना मीना पारा। उसके बाद शीशे से क्या होगा, एनीमिया होगा। एस्बेस्टोस युक्त से एस्बेस्टोसिस, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होगा, नाइट्रेट आदि के जल से। किनमें होगा, नवजात शिशुओं में होगा। इसके बाद बात की अपने फ्लोराइड युक्त जल, ये फ्लोरोसिस नीनोक सिंड्रोम। और बात करें अपने आर्सेनिक युक्त जल की, ये ब्लैक फुट नामक चर्म रोग से होता है, चर्म रोग होता है इससे। और मीना-माटा कन्वेंशन कब हुआ, 2013। फटाफट लिखिएगा एक बार इसको, फिर चलते हैं। हाँ जी, चलें। अब करते हैं आगे की बातें। आगे बात आती है ध्वनि प्रदूषण क्या है, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, देख लीजिए। पहली बात तो अपन जैसे साउंड कहते हैं ध्वनि, ये तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, ये सामान्य है, लेकिन ये नुकसान पहुंचाने शुरू कर देता है, नॉइज, शोर पैदा होता है, पता चले ऐसे नहीं लगे। ध्वनि तीव्रता को मापने की इकाई कौन सी है, डेसिबल है, जिसे डीबी से प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य प्रश्न है जो हर बच्चा कर देगा, आप भी करें, ठीक है। यह मापक शून्य से प्रारंभ होता है, कई मापक हो सकते हैं, एक से प्रारंभ, ये शून्य से होता है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापने की इकाई डीबी है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल, ये शून्य से प्रारंभ होगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शहरों में ध्वनि की उच्चता का स्तर कितना निर्धारित कर रखा है, 45 डीबी। इस शहरों में अगर 45 डीबी से ज्यादा ध्वनि है तो भाई साहब आप उसको कंट्रोल कीजिएगा, ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज्यादा ध्वनि हो जाएगी, मानव स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, अनिद्रा की स्थिति आ जाएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, भड़के हुए रहेंगे हर टाइम, ध्वनि प्रदूषण का परिणाम है। और अगर और भी ज्यादा ध्वनि प्रदूषण है तो हृदय की बीमारियां भी हो सकती है, गर्भपात तक की समस्या आ सकती है। तो डीजे के पास जो जाते हो ना, धम 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 दूर हो जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा। सीधा यहाँ कहीं नहीं लगता, डीजे के पास खड़े पता नहीं कितना साउंड आता है कि मतलब आपको हिला देता है, तो उस टाइम तो अच्छा लगता है, बड़े मस्त तरीके से नाचते हैं, लेकिन दूरी बना के रखा करो, ज्यादा पास जाना नुकसान पहुंचा देगा। यार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कितनी 45 डीबी निर्धारित। अब चलो 1 डेसिबल सबसे ज्यादा मंद, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। और 10 डीबी मनुष्य सांस लेता है तब जो सरसराहट होती है ना, ये 10 डीबी मनुष्य जब सांस लेता है उस टाइम जो सरसराहट होती है, ये 10 डीबी है। सरसराहट मान लो, खड़खड़ाहट मान लो, फुसफुसाहट मान लो, ये क्या है, ये 10 डीबी है। 20 डेसिबल मतलब अति शांत स्थान की ध्वनि, बिल्कुल शांत स्थान है, वहां अगर थोड़ी बहुत कोई हल्की फुल्की आवाज आ रही है, वो 20 डेसिबल है। 30 डेसिबल ये मनुष्य आपस में बातें करते हैं, इनकी फुसफुसाहट जो होती है, ये 30 डेसिबल। सरसराहट जो होती है सांस लेने की, वो है 10। शांत स्थान की ध्वनि ये है 20। और मनुष्य जब आपस में चूंच से चूंच मिलाता है इधर उधर, ये क्या है, ये 30 डेसिबल है। लेकिन अब इससे जैसे आगे बढ़ेंगे भैया, 50 से 55 डेसिबल वो ध्वनि है जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। इसीलिए शहरों में 45 डेसिबल को माना गया कि भैया नींद खराब नहीं होनी चाहिए। और 60 डेसिबल जो अपन सामान्य बातचीत करते रहते हैं वो है। और 90 से 95 डेसिबल यहां से खतरा शुरू, 60 डेसिबल से ऊपर बढ़ गया खतरा शुरू, कहने का मतलब शुरू। 150 डेसिबल भैया बचा के रखे भगवान, यानी जेट विमान जो शोर करते हैं, मतलब अच्छे ढंग से जब आवाज आती है वो 150 डेसिबल है। फिर ट्रेन आती है बिल्कुल स्पीड से बाउंड करती हुई, वो भी 100 से प्लस ही है। और जेट विमान वाली तो सबसे ज्यादा। और 150 से ऊपर है ना तो ये प्राण घातक है, मर जाएगा मनुष्य, जिंदा ही रहेगा। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है, और इसे कहते हैं मनुष्य का श्रव्य प्रयास। 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 तक, 20,000 से जाएगा तो 20 से पहले, हाँ क्या कहा बोलिएगा, पता नहीं चले। वो 20 से कम और 20 हर्ट्ज से ज्यादा मनुष्य नहीं सुनेगा, ये जो बीच का अंतर है श्रव्य प्रयास है। इससे प्रभाव क्या क्या आएंगे अभी बताने की बात थोड़ी, आप खुद समझदार हैं। इससे क्या क्या प्रभाव हो सकता है भैया, इससे सुनने की क्षमता में कमी आएगी, सुनाई देना कम हो जाएगा। इससे कार्य क्षमता में कमी आएगी, जब सुनने की क्षमता में कमी आएगी तो आपकी काम करने की क्षमता भी कमी होगी ना, एकाग्रता में कमी आएगी, आप ध्यान भंग हो जाएगा, आपका ध्यान नहीं लगा सकते आप, इसलिए तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे आप मतलब पढ़ाई नहीं कर सकते, आदि आदि जो भी नहीं कर सकते। पाचन की समस्या, हृदय संबंधी रोग हो जाएंगे, गर्भपात की स्थिति बन सकती है, असामान्य व्यवहार करने लग जाएगा इंसान, चिड़चिड़ा हो जाएगा वो। इसके कारण ध्वनि प्रदूषण। काम की बातें सुन लीजिएगा, वापस रिपीट कर देता हूं। ध्वनि प्रदूषण क्या है, जो कानों को अच्छी नहीं लगे, वो ध्वनि प्रदूषण। मापने की इकाई क्या, डेसिबल है। मनुष्य की क्षमता कहां से लेकर 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। सामान्यतः 10 डेसिबल है, लेकिन 20 डेसिबल में अपन श्वास वगैरह लें वो आ जाएगा 10 में, 20 में शांत स्थान का। और 30 डेसिबल जो अपनी फुसफुसाहट है। 50 से 55 डेसिबल नींद खराब हो जाए, खलल आ जाए नींद में। सामान्य बातचीत करने पर क्या कर रहा है भाई, क्या चल रहा है भाई, वो सारा का सारा ही सारा 60 डेसिबल तक है। अब इससे ऊपर नुकसान ही नुकसान है। और जेट विमान 50 150 डेसिबल, 150 से ऊपर चले जाएंगे प्राण घातक है। बात करें अपन इसके प्रभाव क्या है, सुनने की क्षमता में कमी आ जाएगी, कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी, एकाग्रता में कमी आ जाएगी, मानव हृदय संबंधी रोग हो जाएंगे, गर्भपात व सामान्य व्यवहार की स्थितियां पैदा हो जाएंगी। एक बार सुन लीजिएगा, आगे चलते हैं। हाँ जी चलें चलते। अब आती है रेडियोधर्मी या विकिरण प्रदूषण की। 10 रॉन्ट जॉन से अधिक रेडिएशन, 10 रॉन्ट जॉन से अधिक जो रेडिएशन है रेडियोधर्मी प्रदूषण में शामिल किया जाता है। कौन सा याद रखेंगे, 10 रॉन्ट जेन, रॉन्ट जेन है, जेम नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, रॉन्ट जेन। अगली बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, आ सकता है क्या, ये है रॉन्ट जेन क्या है। जैसे डेसिबल क्या है, ध्वनि तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। यहां पर कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण में डेसिबल शब्द काम में आ जाएगा, इतने डेसिबल है तो ये ध्वनि प्रदूषण में है, फलाना ढिमका जो। यहां पे दो चीजें, रॉन्ट जेन या फिर रेम, रॉन्ट जेन या फिर रेम, ये क्या है, ये ध्वनि प्रदूषण का, सॉरी रेडियोधर्मी प्रदूषण का एक मापक है। अब इसमें दो चीजें,
10 रोंटजेन से अधिक है, ये प्रदूषण में शामिल है। और यहाँ पे 20 मिली रैम तक का विकिरण जीवधारियों के लिए हानिकारक नहीं होता है, और जब 20 मिली रैम से ऊपर चला गया तो रेडियोधर्मी प्रदूषण है, वो आपके लिए नुकसानदायक ही नुकसानदायक है। जैसे हम बात करते हैं इसका स्रोत क्या, प्राकृतिक रूप से देखें तो रेडियोधर्मी प्रदूषण का स्रोत है सोलर रेडिएशन, जो सूर्य के विकिरण है वो चट्टानों के अंदर पाए जाने वाले तत्व है। यूरेनियम, थोरियम, लिथियम कहां पाए जाते हैं? चट्टानों में पाए जाते हैं। मिट्टी और जो प्राकृतिक गैस है, ये तो है प्राकृतिक स्रोत किस चीज के? रेडियोधर्मी प्रदूषण के। जो रेडिएशन पॉल्यूशन होगा उसके प्राकृतिक स्रोत है सूर्य की विकिरण, चट्टानें, चट्टानों में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय तत्व, उसके बाद मिट्टी और प्राकृतिक गैस। लेकिन कृत्रिम क्या है? जब नाभिक के विस्फोट होता है उससे क्या होगा? वायुमंडल में फैल जाएगा। नाभिक की ऊर्जा संयंत्र, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर रेडिएशन का काम मिलेगा। आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है, हर चीज का क्रॉव एक्सरा, क्रॉव सोनोग्राफी हर तीसरे दिन। अरे भैया वो इसीलिए बच्चे देखते हैं कि बात आजकल के बच्चे ज्यादा वो उस चीज का परिणाम होते हैं कि उनको उस गर्भावस्था के दौरान 6-7 बार भी कई बार मतलब उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब वो 1-2 मिनट नहीं, 10-15-20 मिनट तक उससे तो प्रभाव पड़ेगा भैया। चिकित्सा क्षेत्र के अंदर इसका ज्यादा उपयोग होना मतलब मनुष्य की जो अपन कहें शारीरिक अक्षमता है उसके लिए जिम्मेदार है। तो जहां तक वो बचा के रखी गई चीजों से। बच्चे का 3 साल 4 साल का बच्चा, उसका पैर टूट गया, अपन जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब इसका एक्सरा करो। अरे भैया बच्चे की हड्डी है, फ्लेक्सिबल है, इसका कुछ नहीं बिगड़ना, थोड़ी गर्म पट्टी वगैरह लगा दे, सही हो जाएगा। नहीं नहीं साहब पता नहीं क्या हो जाए। जब वो उस कच्ची हड्डी पे वो रेडिएशन आएगी तो नुकसान ही पहुंचानी है, स्वाभाविक सी बात है, ये कोई फायदा तो होना नहीं। हाँ वो गलत चीज अपने को संतुष्ट मिल जाए, 1000-2000 रुपए देके मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, साहब पड़ गई थी, अच्छा आप तो उसके इलाज में लग गए, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, पैसे देके ना, वो गलत है। तो इससे नाभिक के विस्फोट, हिरोशिमा नागासाकी वाला कांड हुआ था जापान में, शहर बर्बाद हो गया। आज तक भी वो लोग उस चीज से पीड़ित हैं। नाभिक के परीक्षण करते हैं, जैसलमेर में किया था, पोखरण क्षेत्र में, वहां आज भी मतलब बच्चे पैदा होते हैं, पशुओं के मानव के दोनों में जब नए जीव आते हैं तो उनमें आज तक भी वो मतलब प्रभाव दिखाई दे रहा है। वो सारा प्रभाव किससे? इस रेडियोधर्मी प्रदूषण का ही। नाभिक की ऊर्जा संयंत्र जहां पे वहां भी ये चीजें होंगी क्योंकि वातावरण में जाएंगे तो प्रभाव पैदा करेंगे, स्वाभाविक बात। अब इसका प्रभाव क्या होगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा, आंखों में कैटरेक्ट हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आंखों में कैटरेक्ट का होना किसका प्रभाव है? ये रेडियोधर्मी प्रदूषण का है। और कोशिकाओं में उत्परिवर्तन पैदा कर देगा, और जब कोशिकाओं में उत्परिवर्तन पैदा होगा ना तभी मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। और जब मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा बाबू, तब तो बात तो फिर खराब ही ना। ठीक है, ये सारा रेडियोधर्मी प्रदूषण का ही किया प्रयास है। तो यह प्रभावित नहीं भैया, प्रभावित मानव स्वास्थ्य प्रभावित। और ये डीएनए के एक या दोनों सूत्रों को खंडित कर देगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या कर सकता है? डीएनए के जो एक या फिर दोनों को खलास, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। कोशिका में परिवर्तन करेगा और आनुवंशिक प्रभाव एक पीढ़ी में नहीं 20 पीढ़ियों तक चलते रहेंगे। अगर एक पीढ़ी प्रभावित होगी, आज भी जापान के अंदर कितने 100 वर्षों की बातें होगी बोलो, आज भी जापान के लोग हैं हिरोशिमा नागासाकी वाले, वो आज भी समस्या से पीड़ित हैं। आज पोखरण के अंदर आज भी कई बच्चे से पैदा होते हैं जो बिल्कुल लूले लंगड़े बावले, उसी चीज का परिणाम है। उस टाइम हुआ था आज से 20-25 साल पहले, लेकिन वो आज तक भुगत रहे हैं और आने वाले समय तक भुगतते रहेंगे क्योंकि नाभिक की परीक्षण था। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण से ये प्रभाव पैदा होता है। आज की क्लास में हमने प्रदूषण की बात की, सामान्य वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, अग्नि प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है, इन सभी की बातें की। कैसे लगी आपको क्लास? अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को बताइएगा कि भैया आ जाओ, अगर आपको यहाँ पढ़ना है तो। और अच्छी नहीं लगी तो अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, अपनी बातें जरूर बताइएगा, हमारे पहुंचाइएगा। टेक्निकल टीम के नंबर आपके पास उपलब्ध है, वहां तक ये चीजें जरूर आप पहुंचाइएगा। और कोई भी समस्या हो, कई बार त्रुटिवश अगर हो जाता है, भूलवश अगर लिख दिया जाता है या टाइप में हो जाता है, अपन पढ़ देते हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, मानवीय स्वभाव हो जाता है, उसको ज्यादा दिल पे नहीं ले, बस इसको बताएं, उसको हम सुधारें। ठीक है, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।